तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक है। नेटवर्किंग डिवाइसेस की अगर आप बात करेंगे तो नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होते हैं, पहले तो अपन को ये जानना चाहिए। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। आम भाषा में अगर मैं आपको बोलूं कि नेटवर्किंग डिवाइसेस आम भाषा में क्या होता है, तो मैं ये बोलूंगा कि ऐसे डिवाइसेस, यहाँ पे शब्द है डिवाइसेस, मतलब ऐसे डिवाइसेस जो नेटवर्किंग के काम आते हैं। फिर नेटवर्किंग क्या होता है, तो नेटवर्किंग में इतने दिन से यही समझा रहा हूं कि नेटवर्किंग मतलब नेटवर्क करना, मतलब एक दूसरे को जोड़ना। और किसके जोड़ने की बात कर रहा हूं मैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात कर रहा हूं। मतलब कंप्यूटर के जो डिवाइसेस होते हैं उनको उनका अगर हमको एक नेटवर्क बनाना है, तो किस किस डिवाइसेस या उपकरण की हम लोगों को आवश्यकता होगी, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस को अगर इंग्लिश में लिखूं तो ये एक फिजिकल डिवाइस है। मैं यहाँ पे अभी कोई सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, या ये सारे एक फिजिकल डिवाइसेस हैं। क्यों रिक्वायर है ये, क्या जरूरत पड़ी हमको इसको रिक्वायर करने की? क्योंकि हमको कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है, कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ रही है, या फिर अगर आप बोलो इंटरैक्शन की जरूरत पड़ रही है। किसके किसके बीच में? जो भी एक कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी हार्डवेयर हैं, हार्डवेयर को एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्शन करना है, तो कुछ फिजिकल डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है बीच में। और वो फिजिकल डिवाइसेस को क्या कहा जाता है? नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट नेटवर्किंग डिवाइसेस में। जो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है आपका हब। ठीक है। ये हब को अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है या नाम सुना है। और कहाँ सुना है तो आप लोगों को याद होगा, स्टार टोपोलॉजी में। स्टार टोपोलॉजी इसी के बेसिस पे ही बनता है, इसके या फिर स्विच के बेसिस पे बनता है। तो हब को हम लोग देखते हैं कि हब की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, हब बेसिकली अगर आप देखें तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर फिगर देख पा रहे होंगे, तो बेसिकली ऐसा ही डिवाइस होता है हब। ठीक है। हब कह लो, या फिर इसको अभी मैं आपको स्विच बताऊंगा तो आपको लगेगा कि सर ये बिल्कुल सेम जैसा ही है। तो दिखने में बिल्कुल सेम जैसा ही है हब और स्विच। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिसमें यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्लॉट्स बने होते हैं। ठीक है। हब का मेन काम क्या है? हब आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, या लिख के बताता हूँ कि हब का पहली बात तो ये अपन को पता होना चाहिए कि कोई डिवाइस की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो हब क्या है? हब बेसिकली कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि सर अभी नेटवर्किंग डिवाइसेस में हम लोगों ने ये पढ़ा कि ऐसे कुछ हार्डवेयर हैं नेटवर्क में, उन लोगों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम नेटवर्किंग डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अपन को मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करना पड़ता है। मतलब अपन सिर्फ इधर से इधर कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपन को एक साथ लोगों को कनेक्ट करना पड़ता है एक ही डिवाइस के बीच में कंट्रोलर बनाने के लिए। तब हम लोगों को एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड हब। मतलब एक ऐसा अपन बीच का एक सेंट्रल डिवाइस बना रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जो मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। ठीक है। इसकी खास बात क्या है, देखिए, मैं आपको इसका एक फीचर बताता हूं कि ये एक आपका हब है। ठीक है। या फिर यहाँ पे आपको दिखा देता हूं, ये एक हब है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। और इसके साथ यहाँ पे A B C D E 5 कंप्यूटर कनेक्टेड है। हब की एक हब में होता क्या है, इसकी वर्किंग क्या है? जब कभी भी नामक कंप्यूटर को नामक कंप्यूटर तक कुछ डेटा भेजना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो पहले डायरेक्ट नहीं भेज सकता को। ठीक है। वो पहले हब को भेजेगा। तो डेटा सेंड बाय वन नोड, एक नोड से जाएगा। लेकिन हब के पास दिमाग नाम की कोई चीज नहीं होती, ये याद रखना। ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है हब में। वो क्या करता है, जैसे ही उसको डेटा मिला, उसको कुछ नहीं मालूम कि किसको पहुंचाना है। वो क्या करेगा, जैसे ही उसको मैसेज मिला वो सबको दे देगा, भाई जिसका है ले लो। आप इसको समझ पा रहे होंगे ना कि ये एक हाका पढ़वाने जैसा है, या फिर ब्रॉडकास्टिंग जैसा है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आया तो आप माइक में सारा इन्फॉर्मेशन बता दिए। हो सकता है बेचारे को ओटीपी बताना हो, या कोई प्राइवेट मैसेज होगा ए को जो ई को बताना होगा। लेकिन ये हब बेवकूफ आदमी, वो क्या किया, यहाँ से इन्फॉर्मेशन लिया और वो सबको दे दिया। इससे फायदा तो ये हुआ कि भैया ई को मिल गया डेटा, लेकिन नुकसान ये भी हुआ कि बी और सी और डी को भी ये डेटा मिल चुका है। तो हब यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, डेटा इज फॉरवर्डेड टू ऑल कनेक्टेड नोड्स। मतलब अगर हब में ये जो स्लॉट आपको दिख रहे हैं, उसमें अगर आप कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, तो कोई भी कंप्यूटर किसी को भी भेजना चाहता है तो वो बाय डिफॉल्ट सबके पास पहुंच जाता है ये इंफॉर्मेशन।
ठीक है। हब की ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो पहला चीज आपको हब के बारे में ये जानना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो ये क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन पूरे 8 नंबर में पूछने के कोई चांस नहीं है, लेकिन आपको एक्सप्लेन द फॉलोइंग करके 4-4 नंबर में 3 दे दिया और बोला किसी 2 को समझाओ। तो 4 नंबर के लायक आपको एग्जाम में लिखने लायक आपको पता होना चाहिए और आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, इसका 2 मेरा पर्पस है। तो हब में आप पहले तो ये लाइन आपको समझना है कि ये मल्टीपल कंप्यूटर को एक नेटवर्क में कनेक्ट करता है। दूसरी बात ये इसका वर्किंग आप बता दीजिए कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कि डेटा जब एक नोड से भेजा जाता है तो वो फॉरवर्ड कर देता है सारे नोड को जो भी उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। तीसरी बात ये है, इसकी एक फायदा है ये है कि ये एम्पलीफायर की तरह भी काम करता है। एम्पलीफायर का मतलब ये है कि अगर यहां से डेटा आ रहा है तो ये बूस्टअप करके सिग्नल में अगर मान ली डिटोरिएशन आ गया तो ये बूस्टअप करके फिर आगे भेजता है। मतलब हम लोगों को इस बात का फायदा मिल रहा है कि अगर हमारा सिग्नल कमजोर होके जा रहा है तो भी हमारा बूस्टअप होके फ्रेश सिग्नल पहुंच जाएगा सब तक। ठीक है, ओके। इसमें अब ये है कि आपको ये पता होगा कि सिग्नल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एनालॉग सिग्नल, जो ये एनालॉग, और एक होता है आपका डिजिटल सिग्नल, जो आप यहाँ पे मान लीजिए ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, हाँ, ये देखना, आपको मैं 2-3 सिग्नल बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पहला चीज आप याद रखिएगा, एक सिग्नल ये होता है, ठीक है, जो मैं आप लोगों को अभी प्लॉट करके बताया था। अभी आप एज्यूम कर लीजिएगा, ये मैं एक सिग्नल बना रहा हूँ छोटा सा। ठीक है, आप ये समझ पा रहे हैं या देख पा रहे हैं कि ये एक एनालॉग सिग्नल जैसा दिख रहा है। ये एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, और साथ में ये क्या है, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट क्यों बोल रहा हूं, डिस्क्रीट का मतलब आप समझते हैं ना, टूटा हुआ। ये टाइम के रिस्पेक्ट में ये जो ग्राफ है मैं किस चीज का प्लॉट करता हूं, टाइम वर्सेस एम्पलीट्यूड। मतलब जब टाइम के रिस्पेक्ट में अपन एम्पलीट्यूड का वेरिएशन देखते हैं तो कंटिन्यूअस वेरिएशन मिलता है डिस्क्रीट पॉइंट पे। मतलब ये टाइम, लेट सपोज कि ये 2 सेकंड पे अपन मेजर किए, ये 5 सेकंड पे किए, ये 10 सेकंड पे किए, तो हर अलग अलग टाइम पॉइंट पे अपन को अलग अलग मैग्नीट्यूड उसका मिल रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी सिग्नल को डिस्क्रीट तब बोला जाता है जब इसका टाइम का जो एक्सिस है वो अलग अलग टाइम पे अपन देख पा रहे हैं। और एनालॉग कोई भी सिग्नल को तब बोला जाता है जब उसके एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली वेरी कर रहे होते हैं, उसको अपन एनालॉग बोलते हैं। और सेम चीज, जैसे अगर मैं आपको ये वाला ग्राफ बोलूंगा, मान लीजिए ये, और फिर यहाँ पे ये बोलूंगा, ठीक है, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे अगर छोटा सा प्लॉट करूं तो ऐसा दिखता है। ये सिग्नल को मैं क्या बोलूंगा, ये सिग्नल आपका डिस्क्रीट तो है। डिस्क्रीट क्यों है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ये अलग अलग टाइम पे अपन इसको मेजर कर रहे हैं। लेकिन ये डिजिटल है। डिजिटल क्यों, क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड है ये कंटिन्यूअसली वेरी नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट है, फिर यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो जब एम्पलीट्यूड हमारा कंटिन्यूअसली चेंज होता है तो उसको एनालॉग बोला जाता है और इसको अपन डिजिटल बोला जाता है। ठीक है, वैसे ही आपका ये, अगर ये वाला सिग्नल अगर अपन बात करूं तो मैं इसको बोलूंगा ये कंटिन्यूअस सिग्नल है और एनालॉग सिग्नल है। मतलब कंटिन्यूअस क्यों बोला, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हर छोटे छोटे वेरिएशन, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि 5 सेकंड में कोई सैंपल लिया गया है, 10 सेकंड में लिया गया है, हर माइन्यूट 0.0001 सेकंड में भी अपन सैंपल ले रहे हैं। मतलब हर टाइम पे ये वेरी कर रहा है, इसलिए इसका नाम कंटिन्यूअस रखा गया। और ये अगर सिग्नल की अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, ये सिग्नल की अगर मैं बात करूं, ये सिग्नल मान लीजिए, ये सिग्नल क्या है, ये सिग्नल को मैं बोलूंगा कि ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस क्यों, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ये हर उसमें वेरी कर रहा है, कोई सैंपल नहीं लिया गया है। और ये सिग्नल कैसा है नेचर वाइज, ये है डिजिटल सिग्नल, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो रहा है फिर चेंज हो रहा है। आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं ये सब पॉइंट क्यों बता रहा था, क्यों, इसका बताने का पर्पस ये था कि ये जो हब होता है ना, ये हब दोनों टाइप के सिग्नल को मतलब कैरी करने की कोशिश करता है। क्या है होते हैं, कई डिवाइसेस सिर्फ एनालॉग सिग्नल के लिए बने होते हैं, जो एनालॉग को ही टेक ओवर कर सकते हैं, और कुछ डिवाइसेस होते हैं जो 0-1 कॉन्सेप्ट में डिजिटल में ही बात करते हैं। तो ये जो हब होता है ये दोनों प्रकार का डेटा एक्सेप्ट करने को तैयार है, एनालॉग भी डिजिटल भी। तो ये एक पॉइंट बताने के लिए
मेरे को आपको एनालॉग और डिजिटल समझाना पड़ा। उसके बाद आगे आते हैं और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मतलब नेक्स्ट हब के बारे में देखते हैं। इसमें पैकेट फिल्टरिंग नहीं होता। अब मैं आपको जो वर्किंग इसका बताया उसको मैं अब एक शब्दों में बता रहा हूं। पैकेट फिल्टरिंग, फिल्टरिंग का मतलब होता है छानना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हब में क्या होता है, ऐसे स्लॉट्स होते हैं और जैसे ही ए को डेटा भेजना है तो वो सबके पास भेजा गया। कायदे से क्या होना चाहिए, ए ने अगर ई के नाम से डेटा भेजा है तो ई को जाना चाहिए, मतलब फिल्टर करके उसको सिर्फ ई को भेजना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया। तो इसको बोलते हैं पैकेट फिल्टरिंग। तो पैकेट फिल्टरिंग इसमें है क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर, हब्स में कोई पैकेट फिल्टरिंग नहीं होता, उसके पास दिमाग ही नहीं होता। जो मैं दिमाग बोला उसको बोलते हैं पैकेट फिल्टरिंग प्रोसीजर। तो पैकेट फिल्टरिंग प्रोसीजर यहाँ पे नहीं है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि एड्रेसिंग फंक्शन जो है, एड्रेसिंग फंक्शन, एड्रेसिंग फंक्शन इसमें नहीं होता क्योंकि बेसिकली इसका काम क्या है ना, हब को मैं जैसे बोल रहा हूँ कि इसमें दिमाग नहीं होता, बेसिकली इसमें एड्रेसिंग फंक्शन भी नहीं होता। अगर इसको एड्रेस का फंक्शन पता होता, इसमें एड्रेसिंग फंक्शन होता, तो ये बिल्कुल ए का सामान को ई तक ही पहुंचाता। लेकिन इसमें चूंकि एड्रेसिंग फंक्शन नहीं होता तो ये इसको पता ही नहीं रहता कि किस तक पहुंचाना है, बस सामान आया, सामान को सब जगह डिलीवर करना है। तो ये दो टेक्निकल टर्म्स, आप कोई भी टॉपिक को लिखेंगे तो टेक्निकल टर्म्स आप जरूर लिखिए। तो हब्स में पैकेट फिल्टरिंग परफॉर्म नहीं किया जाता, इसमें एड्रेसिंग फंक्शन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ डेटा पैकेट को सारे कनेक्टेड डिवाइसेस तक ऐसे ही भेज दिया जाता है, ठीक है। अभी मैं एक चीज और आपको बता रहा हूं, उसको आप लोग सिर्फ सुन लेना, लेकिन उसको समझना मत, समझना बाद में जब मैं आपको बताऊंगा। एक ओएसआई लेयर होता है, ठीक है, ओएसआई मॉडल होता है। इंटरनेट कैसे काम करता है उस मॉडल को हम लोग 7 छोटे छोटे अलग अलग लेयर्स में बांट के रखे हैं। आप कोई भी चीज को देखते होगे, मतलब जैसे कॉलेज ही है, ठीक है, आप एक कॉलेज, मैं कॉलेज का एग्जांपल ले रहा हूँ। कॉलेज में प्रिंसिपल का अपना एक काम होता है, ठीक है। हो सकता है प्यून जो नीचे होते हैं उनका अलग काम होता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है, टीचर का काम मान लो टीचिंग का होता है और दूसरे एक्टिविटी का होता है। सबका एक काम बंधा हुआ है, तभी एक कॉलेज चल पा रहा है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे अलग अलग लोगों से ऐसे बना रहता है, पोस्ट से बना रहता है, और सब अपना अपना काम अच्छे से करते हैं तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलता है। ऐसा ही इंटरनेट भी है। इंटरनेट जब अपन चलाते हैं तो उसके लिए कुछ अपन डिफाइन कर रखे हैं कि ये आदमी ये काम करेगा, वो आदमी ये काम करेगा। तो वैसे ही ओएसआई का भी 7 लेयर होते हैं। मैं पूरे सातों लेयर को आपको समझाऊंगा डिटेल में, क्योंकि ये ओएसआई लेयर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन एज इट इज आपके जो सीनियर्स है उनको ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन द 7 लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। और इत्तेफाक से मैं उस दिन वो क्लास में भी मैं उन लोगों को, जब मैं कोई चीज एक्स्ट्रा बताता हूँ वो इसीलिए बताता हूँ कि कभी यूनिवर्सिटी पूछ सकती है, और इत्तेफाक से उस साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी था और उन लोगों को पूछा भी गया था। तो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं। उसमें जो फिजिकल, जो नीचे वाला लेयर होता है ना, बेसिकली इसमें हब का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो मैं यही आप लोगों को बताना चाह रहा था, हब के बारे में एक लाइन बताना चाह रहा था, क्योंकि जब आप हब को लिखेंगे तो आपको ये लाइन लिखना जरूरी है। लेकिन अभी मत समझिए, आप इतना बस ध्यान दीजिएगा कि ये जो डिवाइस है ये फिजिकल लेयर पे काम करता है, फिजिकल लेयर, ठीक है। बस अभी सुन लीजिए, मैं आपको पूरा फिजिकल लेयर पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्यों काम करता है वहां पे। तो ये अभी पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है। अब ये जो हब होता है ये 2 प्रकार का होता है, बेसिकली एक्टिव हब और पैसिव हब, ठीक है। आपको एक्टिव और पैसिव में तो अंतर पता चलता ही होगा। पैसिव मतलब जो सुस्त होते हैं, बस आया और गया, ठीक है। पैसिव हब का मतलब क्या, डेटा आया, जैसे मैं आपको बताया ना कि हब में एम्पलीफायर का काम होता है, तो वो जो एम्पलीफायर लगा होता है वो एक्टिव हब में लगा होता है। इन द मतलब कि ये है कि कोई पैकेट हमारे पास आ रहा है तो उस पैकेट को कुछ किए बिना बस उसको भेज देना, दैट इज कॉल्ड पैसिव हब। लेकिन वो जब एक पैकेट आ रहा है, पैकेट आने के बाद उसमें उसको बूस्टअप करना, ठीक है, उसको उसका एम्पलीट्यूड को बढ़ाना, ये सब काम एक्टिव हब का काम है। तो एक्टिव हब और पैसिव हब में आपको ये समझ में आना चाहिए कि पैसिव हब सुस्त होते हैं, एक्टिव हब एक्टिव होते हैं, ठीक है, ओके। तो बेसिकली आपको जब क्योंकि आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना है तो आप सिंपल एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दीजिए, ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्लॉट्स बना दीजिए, और ये स्लॉट्स में आप क्या कर दीजिए, आप ए कंप्यूटर को कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे सी कंप्यूटर, कुछ भी कंप्यूटर को कनेक्ट करके आप दिखा दीजिए। तो ये बेसिकली पूरा हब का काम है। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपना नेक्स्ट डिवाइस देखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्विच।
ये बिल्कुल आपका हब की तरह ही है, या हब का भाई है, लेकिन ब्यूटी विद द ब्रेन है ये, ठीक है। तो स्विच को आप ध्यान दीजिएगा, स्विच भी वैसा ही दिख रहा है जैसा आपको हब दिख रहा होगा, इसमें भी वैसे ही छोटे छोटे स्लॉट्स हैं, लेकिन इसका जो काम है वो ये है कि जब कभी भी कोई डेटा ए से भेजाएगा यहाँ पे, तो इसमें इतना दिमाग होगा कि ये उसी को भेजेगा जो डेस्टिनेशन एड्रेस वहां पे लिखा होगा उस पैकेट में, मतलब ए का डेटा ई तक ही पहुंचेगा। तो ये हम लोग जब हमको ये जरूरत पड़ती है, अब देखिए इसके पास दिमाग है तो ऑब्वियसली ये कॉस्टली भी आएगा, हब सस्ता आएगा। तो जिसको सस्ता में जाना है कि भैया मेरे को कोई ऐसा प्राइवेट मैसेज नहीं है, अगर आप ब्रॉडकास्ट भी करोगे तो चल जाएगा, तो आप सस्ता वाला खरीद लो हब। और वो बोलता है कि नहीं भैया मेरे को सिक्योरिटी बहुत पॉइंट ऑफ इशू है, मेरे को वही, मैं जहां भेजना चाहता हूँ वही डेटा भेजा है, तब फिर आपको स्विच खरीदना पड़ेगा। तो जनरली मार्केट में या हमारे कॉलेज या कहीं पे भी आप देखोगे तो स्विच का ही इस्तेमाल होता है, हब का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि इतने सस्ते में जिसको जाना रहता है वो जाता है भले, लेकिन स्विच अपन जनरली जाते हैं। तो अगर आप स्विच को बोलोगे तो स्विच के बारे में अगर मैं दो शब्द बोलूं, लिखूं, तो ये क्या है, एक मल्टी पोर्ट डिवाइस है। अगर मल्टी पोर्ट बोलूं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो पोर्ट लगे रहते हैं, छोटे 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 स्लॉट लगे रहते हैं, मल्टी पोर्ट पोर्ट है, ठीक है। इसमें इसका मतलब मेन चीज ये था हब के से रिप्लेसमेंट का, कि एफिशिएंसी, नेटवर्क की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब नेटवर्क की एफिशिएंसी तो ऑब्वियसली बढ़ेगी, फोकट में ए का डेटा जबरदस्ती सबके पास जा रहा था, बी भेजना चाह रहा था वो भी सबके पास जा रहा था, तो ओवरलोडिंग हो जा रहा था ना सबके पास। तो ओवरलोडिंग तो कोई भी नहीं चाहता, तो नेटवर्क की एफिशिएंसी तभी अच्छी रहेगी जब ए का डेटा ई तक ही जाए। तो इसकी एक खास बात यह है कि नेटवर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये ऐसा कर कैसे पाता है, तो ये ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि इसमें एड्रेसिंग फंक्शन होता है। अब एड्रेसिंग फंक्शन क्या होता है बेसिकली, ठीक है। एड्रेसिंग फंक्शन का मतलब यही है कि आपके पैकेट में जो एड्रेस लिखा रहता है उसको पढ़ के समझ जाना कि ये किस डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, ठीक है। तो वहां तक इसको पहुंचाना है बेसिकली। ये कर क्या रहा है, एक वर्चुअल सर्किट स्टैब्लिश कर रहा है। वर्चुअल सर्किट क्या होता है, देखिए लेट सपोज यहाँ पे एक डिवाइस है ए, और यहाँ पे एक डिवाइस है ई, इसको इस तक कनेक्ट होना है, तो रास्ता क्या है, या तो ये डायरेक्ट अपना एक वायर बिछा दिया तो कनेक्ट हो गया, इसको क्या बोलूंगा मैं, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट ही तो बोलूंगा, डायरेक्ट कनेक्ट हो गया ना ये। और अगर ये दोनों डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हुए तो मैं एक काम करता हूं, मैं ए को किसी के साथ कनेक्ट कर देता हूं, और ए ये इसके साथ कनेक्ट हो जाए, तो भी एक प्रकार का सर्किट बन गया, लेकिन ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हुआ है, तो इसको बोलूंगा, इस टाइप के सर्किट को बोलता हूं वर्चुअल सर्किट। वर्चुअल मतलब जो रियल ना हो, तो ए और ई रियल में कनेक्टेड नहीं है लेकिन किसी के माध्यम से कनेक्टेड है, तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल सर्किट। तो स्विच का मेन काम क्या है कि वो एड्रेसिंग फंक्शन कर सकता है, मतलब एड्रेस पहचान के वो उस तक पहुंचा सकता है। इससे फायदा क्या होता है, एक वर्चुअल सर्किट क्रिएट हो जाता है दोनों डिवाइसेस के बीच में। ओके, ये एक लाइन फिर से याद रखना, अभी समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखना, ओएसआई मॉडल में जैसा मैंने आपको बताया 7 लेयर होते हैं, इसमें ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, ठीक है। अभी सिर्फ नाम सुन के रखो, मैं सारे लेयर का बाद में बताऊंगा, तो ये एक आंसर लिखने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। दैट इज कॉल्ड डेटा लिंक लेयर में ये काम होता है, ठीक है। इसमें एक और अच्छी चीज ये भी होती है कि जब ये डेटा इसके पास आता है तो ये एरर चेक करने का भी इसके पास प्रावधान मौजूद है। मतलब कि अगर कोई डेटा यहाँ से मान लीजिए 1011 डेटा आया था और रिसीव हुआ है 1010, मतलब कहीं ये जो ये वाला बिट है ये करप्ट हो गया है और इधर आ गया है, तो एरर चेकिंग मैकेनिज्म भी स्विच में लगे होते हैं, जिससे वो एक नेटवर्क की एफिशिएंसी को और बढ़ाता है, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो डेटा भेजें वो सही तरीके से मिले। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं जो स्विच के अंदर, मतलब स्विच के होते हैं। अपन सिर्फ स्विच के अंदर जाएंगे और इसका पूरा डब्बा को खोल देंगे और उसको सर्किट को समझेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, और एक पूरे स्विच में ही अपना पूरा टाइम चला जाएगा, जो कि अपन को करना नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ नेटवर्किंग डिवाइसेस लिखा हुआ है, तो हमको सारे डिवाइसेस का ब्रीफ ओवरव्यू लेना है। लेकिन आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो इसका अंदर का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको जरूर आप YouTube या कहीं से भी खोल के देख सकते हैं कि स्विच कैसे काम करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा मैकेनिज्म है जो वर्क करता है, लेकिन ओवरव्यू आप समझ लीजिए ये होता है।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिवाइसेस में आते हैं। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है आपका राउटर। ठीक है, राउटर शब्द का शाब्दिक अर्थ है, अगर आप राउट को रूट को अलग कर दोगे, रूट का मतलब होता है रास्ता, ठीक है, रास्ता, तो रास्ता को बताने वाला दैट इज कॉल्ड राउटर, ये याद रखिएगा, राउटर रूट जो है रास्ता। इससे फायदा क्या है, देखिए अगर आप यहाँ पे ये वाला एक डायग्राम है ये देख पा रहे होंगे, तो आप ये देखेंगे कि देखिए ये एक अपना एक नेटवर्क है, ठीक है, ये एक अपना नेटवर्क है, इसमें आप देखेंगे कि क्लाइंट के एक कंप्यूटर लगे हैं, क्लाइंट एक प्रिंटर लगा हुआ है, एक सर्वर लगा हुआ है, ये सब अपने स्विच के साथ कनेक्टेड है या हब के साथ कनेक्टेड है। आप देखिएगा हर जगह स्विच ऑब्लिक हब लिखा रहता है, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि स्विच और हब दोनों का काम लगभग एक जैसा ही है, बस इसके ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होता और ये इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, ठीक है। तो एक नेटवर्क आप ये मान लीजिए जीसी बिलासपुर का है, और एक नेटवर्क आप ये मान लीजिए कि ये एक जीजीयू का नेटवर्क है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का, ये अपने अपने नेटवर्क में स्टैब्लिश्ड है। लेकिन अगर जीसी बिलासपुर में मान लो ये वाला जो कंप्यूटर है, ए कंप्यूटर, ये जीजीयू के कंप्यूटर के डी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होना चाहता है मान लो, तो वो क्या करेगा, ये बेसिकली अपना एक पैकेट भेजेगा। पैकेट आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था, हेडर होता है, ट्रेलर होता है और बीच में पे लोड होता है। हेडर में आपका सब चीज लिखा होगा कि ये किसको डिलीवर करना है, कौन से उसको, और उसका क्या लिखा होगा, बेसिकली उसका एड्रेस लिखा होगा, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को मैं बताता हूं कि आप एक इंसान हो, आई होप आप लोग सब एक इंसान हो गए, और आप लोग सब एक अपना कोई ना कोई डिवाइस चलाते होगे, मोबाइल होगा, या फिर आप एक लैपटॉप चलाते होगे, या फिर आप कोई प्रिंटर चलाते होगे, या कोई भी आप ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाते होगे। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एड्रेस होता है कोई, ठीक है। अब दो चीज हो सकता है, एड्रेस मतलब कि क्या, उस डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि हर डिवाइस का एक अपना एड्रेस होता है जो फिजिकल होता है, मतलब उस डब्बे का या उस क्या बोल सकता हूँ, उसका फिजिकल, फिजिकल मतलब समझते हैं ना, जो क्या बोलो, फिजिकल मतलब तो समझते ही होंगे, लेकिन एक एड्रेस इसका लॉजिकल भी होता है, ठीक है। तो हर आप डिवाइस जो है उसके पास दो एड्रेस हो सकता है। अगर वो डिवाइस किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड है, तो उसके पास अपना सिर्फ फिजिकल एड्रेस होगा। लेकिन अगर वो किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है तो उसका एक लॉजिकल एड्रेस भी होगा जो उसको पहचान दिलाएगा पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। क्योंकि अगर वो आइसोलेटेड है तो आपको किसको पता चलना है कि आप कहाँ पे रहते हो या आपका डिवाइस कहाँ पे है, तो वो उसका अपना खुद का फिजिकल एड्रेस है। लेकिन जब वो एक इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाता है, एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो उसका एड्रेस हर किसी को पता चल जाता है। कैसे पता चलता है, उसके लॉजिकल एड्रेस से, ठीक है। फिजिकल एड्रेस को एक और शब्दों में बोलते हैं MAC एड्रेस, दैट इज कॉल्ड मैक एड्रेस, और लॉजिकल एड्रेस कहलाता है IP एड्रेस, इसको IP एड्रेस भी कहा जाता है। तो आप कभी भी अपने मोबाइल हो, लैपटॉप हो, या किसी भी चीज का देखना है, या फिर आप अपने वाईफाई राउटर या जियोफाई कुछ भी डिवाइस को आप देखना है, हर डिवाइस का अपना एक मैक एड्रेस होगा, लिखा रहता है, हर जगह पे मैक एड्रेस लिखा रहता है, और हर डिवाइस का अपना एक IP एड्रेस होगा अगर वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो, ठीक है। जैसे मैं अपना लेट सपोज मेरे को अगर चेक करना है अपना कंप्यूटर का एड्रेस, तो कंप्यूटर का IP एड्रेस चेक करना है, तो IP एड्रेस मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, मैं, और कौन देगा मेरे को IP एड्रेस, बेसिकली कोई तो देता भी होगा एड्रेस, ऐसे ही थोड़ी कि आप कुछ भी एड्रेस ले लोगे, आपको कोई एड्रेस प्रोवाइड करता है, वो एड्रेस प्रोवाइड करने वाला होता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सारे टॉपिक हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लीजिएगा, IP एड्रेस भी पढ़ेंगे डिटेल में, ISP भी पढ़ेंगे। लेकिन आपको कोई, मैं अभी पूरा ब्रीफ समझा रहा हूँ कि एक आपको एक संस्था है ISP, वो आपको एक IP एड्रेस दे देता है। कैसे देता है, जैसे ही आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हो, ठीक है। ये IP एड्रेस अलग अलग डिवाइस का अलग अलग होता है, क्योंकि आप जैसे अब मैं अपने लैपटॉप को, मेरा लैपटॉप का कोई एक मैक एड्रेस होगा, ठीक है, अच्छी बात है, वो तो मेरे को फिजिकल एड्रेस कंपनी वाले ने ही दे दिया। अब मैं IP एड्रेस के लिए क्या करूं, तो IP एड्रेस के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको इंटरनेट कैसे चला रहा हूं, तो मैं, हो सकता है मैं अपने मोबाइल में जियो का सिम रखा हूं, जियो का सिम से हॉटस्पॉट चालू किया, लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया,
मतलब ये है कि मेरा जो जियो सिम से नेट कनेक्टेड है मेरा कंप्यूटर का, मतलब जियो सिम को जो आईपी एड्रेस दिया मिला होगा वही मेरे कंप्यूटर का भी आईपी एड्रेस है। और मैं इस जियो सिम से अगर मैं अपना दूसरा मोबाइल चलाऊंगा तो उसका आईपी एड्रेस भी वही होगा जो मेरे जियो सिम देगा। मतलब एक ही आईपी एड्रेस से मैं बहुत सारे चीज चला सकता हूँ। इसी से पता किया जाता है, जनरली साइबर क्राइम्स वगैरह होते हैं तो आईपी एड्रेस से पता किया जाता है कि भैया कौन से आईपी एड्रेस में पहुंचा था। फिर आईपी एड्रेस के बाद आपको मैक एड्रेस से आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन सा डिवाइस यूज हुआ है। तो ये सारा चीज होता है एड्रेसिंग का। तो ये सब डिटेल में आएगा, लेकिन मैं ये सब अभी क्यों बताया, क्योंकि ये जो राउटर है, बेसिकली राउटर, अब मैंने आपको पहले शब्दों में ये बोल दिया कि भैया राउटर क्या कर रहा है कि अगर जीसी बिलासपुर का ए कंप्यूटर को जीजीयू से ई कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो वो अपने पैकेट में एड्रेस तो लिख ही दिया था। ये एड्रेस कौन सा एड्रेस लिखा था, ये आईपी एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन का लिखा था यहाँ पे। अब ये निकला होगा भाई जीसी बिलासपुर से निकला होगा, कहाँ गया होगा, सबसे पहले अपने स्विच के पास गया होगा, क्योंकि स्विच के साथ ही तो कनेक्टेड है। स्विच क्या किया होगा, वो देखा होगा कि भैया स्विच, आपको पता है अगर हब होता तो हब क्या करता, जितने के पास आता सारे वो भेज देता उतने को। लेकिन स्विच क्या करता है, देखता है कि डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ का है, अगर उसके कनेक्टेड डिवाइसेस के पास उसको मिल जाता है तब तो वो भेज देता है। लेकिन उसको लगता है कि नहीं भैया ये चिट्ठी तो बाहर की है, हमारे आसपास की है नहीं, तो फिर वो राउटर को बोलता है कि भैया राउटर आप मेरे को रास्ता, ये चिट्ठी आपको मैं भेज रहा हूँ, इसको आप रास्ता बता देना कि कहाँ जाना है। वो चिट्ठी जाती है स्विच से राउटर के पास, राउटर देखता है कि उसका डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ है और वो अपने अगले राउटर के पास भेजता है कि भैया आपको वहां तक पहुंचना है तो पहले आप इस राउटर के पास चले जाओ। ऐसे अलग अलग राउटर के पास जाते 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 वो फाइनल जीटीयू के कैंपस में घुसता है और उसके स्विच के पास आता है। स्विच बोलता है हाँ भैया ये डेस्टिनेशन एड्रेस तो मेरे साथ कनेक्टेड है, वो चुपचाप उसको भेज देता है। ये अल्टीमेट जो प्रोसेस है ये राउटर का काम है। आप यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे ये है आईपी एड्रेस का एक एग्जांपल। ये एक IPv4 का एड्रेस है जो डॉटेड वर्जन में लिखा हुआ है। अब इसका मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये 192 क्यों लिखा जाता है या फिर ये 0 से 255 तक ही रेंज होता है। ये सारा मैं जब आईपी एड्रेस पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये होता है आईपी एड्रेस। देखो यहाँ पे सिंपल सा आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ए है, एक आईपी एड्रेस ये है, ये गया राउटर के पास जिससे ए कनेक्टेड था, ये अपना डेटा भेजना चाह रहा था, ठीक है, किसको भेजना चाह रहा था, आईपी एड्रेस ऑफ बी को डेटा, तो ये गया। अब राउटर ए जो है वो आपको यहाँ पे राउटर बी को भेजा कि भैया मेरा एक डेटा आया हुआ है आपके आईपी उससे कनेक्टेड है, और ये फिर इसका बी के आईपी एड्रेस से इसको जोड़ दिया। एक सेकेंड होल्ड करना, आई थिंक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं कि ठीक है राउटर का आपको एक चीज समझ में आई कि ये राउटर का मेन काम क्या है, कि ये हेल्प करता है। बेसिकली आप इस शब्द को याद रखिएगा, ये हेल्प करता है पैकेट को ट्रांसमिट करने में, ठीक है, पैकेट को ट्रांसमिट करने में टू द डेस्टिनेशन। अब ये डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचाता है, बेसिकली हर राउटर के पास अपना एक चार्ट होता है। जैसे आप एक मान के चलो आपके दिमाग में अपना एक चार्ट बना होता है, वो चार्ट के बेसिस पे ही आप कर पाते हो कि जैसे अगर आप अपने कॉलोनी के अंदर घुसे तो आपके दिमाग में छप जाता है कि मेरा 14 नंबर का मकान है या 10 नंबर का मकान है। ये क्यों आपको आया अचानक से, आप किसी भी घर में क्यों नहीं घुस गए, क्योंकि आपके दिमाग में एक चार्ट बना हुआ है कि किस उसमें जाना है। वैसे ही राउटर के पास भी अपना एक चार्ट उसके पास बना होता है। जब कभी भी जैसे यहाँ से जब डेटा जाता है इधर तो इसके पास ये अपने चार्ट में चेक करता है कि जिस के पास ये भेज रहा है या जिस आईपी एड्रेस तक इसको जाना है वो आईपी एड्रेस मेरे या उसके आसपास मेरे कोई ऐसा डिवाइस है क्या जो उससे कनेक्टेड है करके, तो अगर उसके पास पहले से बना बनाया रहता है तो वो उसको अलॉट कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो राउटर होता है वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, क्योंकि ये तो आप समझ पा ही रहे होंगे कि इंटेलिजेंट है, रास्ता बता रहा है मतलब इंटेलिजेंट है ही। ठीक है, ये अपने नेटवर्क का इंफॉर्मेशन को अपने पास पहले तो स्टोर करके रखता है। कोई भी राउटर जिस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है उसकी सारी जानकारी उसके पास रहता है। अगर मैं एकदम लोकल भाषा में बोलूं तो आप एक पान की दुकान को राउटर समझ सकते हैं। आप कभी भी कहीं जाते हैं, अभी तो गूगल मैप आ गया है, लेकिन गूगल मैप जब नहीं था इतना एफिशिएंट तो हम लोग क्या करते थे, कहीं भी जाते थे तो बीच में कोई पान ठेला या कुछ भी ऐसा मिल जाता था तो हम लोग उससे पूछ लेते थे कि भैया इन लोग कहाँ रहते हैं या फिर आगे कहाँ से मुड़ना है। क्यों पूछते थे, ज्यादा बिलीव इसलिए करते थे क्योंकि पान की दुकान को अपन ये सोचते थे कि ये
अपने आसपास के इंफॉर्मेशन इसको पता होगा, क्योंकि 10 लोग आते हैं वहां पे शॉप में तो अपनी बात बताते हैं, तो उसको पता रहता है, तो वो हमको जानकारी दे देगा। सेम चीज आपको राउटर के साथ भी समझना है। राउटर के पास जो भी नेटवर्क के साथ वो कनेक्टेड रहता है उसकी सारी जानकारी होती है, तभी उसके पास कोई पैकेट आता है तब वो उसको वहां तक पहुंचा पाता है। तो राउटर्स आर इंटेलिजेंट डिवाइस एंड दे स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क दे आर कनेक्टेड टू। ठीक है, वो जिससे भी कनेक्टेड होते हैं उसके सारी इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर रखते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पैकेट फिल्टरिंग का काम बिल्कुल होता है। आप इस शब्द को आप समझ पा रहे होंगे कि पैकेट फिल्टरिंग का मतलब जहां जाना है वहीं तक उसको पहुंचा रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको भ्रमित कर दिया है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। अगर मैं इसको एक शब्दों में बोलूं कि ये लैन फ्रेमिंग को वैन फ्रेमिंग में कन्वर्ट कर देता है, तो भी आप इसको मानेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। लैन को वैन में क्यों? देखिए, एक छोटा सा ये कनेक्शन है, ये बेसिकली लैन कनेक्शन है, मतलब एक लोकल एरिया नेटवर्किंग। लेकिन अगर आप इसको पूरे इंडिया में माने कि मान लीजिए मैं यहाँ बिलासपुर से एक मैसेज भेज रहा हूँ दिल्ली में, अब तो आप मान के चलेंगे कि ये एक वाइड एरिया नेटवर्किंग हो गया। तो मैं जो एक पैकेट क्या होता है, पैकेट का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, फ्रेम का स्ट्रक्चर होता है। वो फ्रेम लैन का अलग होता है, वैन का अलग होता है। तो जब राउटिंग करना होता है या राउटर को के पास ये होता है कि भैया ये जो मैसेज आया है ये छोटे से लैन के पास आया है, मेरे को इसको मान लीजिए अमेरिका भेजना है, वाइड एरिया नेटवर्किंग में भेजना है, तो मेरे को इसका जो फॉर्मेट है इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आप ये मान के चलिए यहाँ पे रुपया चलता है और वहां पे डॉलर चलता है। ठीक है, आपका तो ये डॉलर कन्वर्ट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, क्योंकि ये इंडिया से आया है और ये जाना है हमारे ग्लोबल करेंसी में, तो बीच में ट्रांसलेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो वही काम राउटर भी करता है। राउटर आपका लैन को वैन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। फ्रेम को ना, फ्रेम याद रखिएगा, फ्रेमिंग, फ्रेम मतलब पैकेट का एक और जो वर्जन होता है उसको बोलते हैं फ्रेमिंग। जैसे आपका चिट्ठी है, चिट्ठी को और अपन सील कर दिए तो वो फ्रेम बन जाता है। तो लैन की जो फ्रेमिंग होती है उसको अपन वैन की फ्रेमिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट आ जाते हैं अपने राउटिंग में। बस लास्ट मेरे को आपको दो तीन चीज बस बताना है, और कि जो राउटर होता है, राउटर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि राउटर जो काम करने का तरीका होता है उसके बेसिस पे राउटर के प्रकार होते हैं। जैसे एक राउटर होता है RIP, ठीक है, रेस्ट इन पीस नहीं, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। एक होता है इसमें BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, और एक होता है इसमें OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। मतलब जो भी शॉर्टेस्ट रास्ता होगा वो आपको पहले बताया जाएगा कि भैया आपको अगर यहां तक पहुंचना है तो एक रास्ता है कि भाई इधर से इधर, इधर करके इधर उधर घूम फिर के आप पहुंचो, और एक रास्ता है आपको शॉर्टेस्ट है। तो जो शॉर्टेस्ट रास्ता आपको बता दे राउटर उसको बोलते हैं OSPF राउटर। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल हमेशा एक नेटवर्क है, मान लीजिए ये अपन एक नेटवर्क स्टैब्लिश किए, उसके बॉर्डर पे अपन एक राउटर डाल दिए ताकि, और ये एक नेटवर्क हो गया जो यहाँ पे है, तो ये दोनों के बॉर्डर पे है, तो बेसिकली ये इससे इससे कनेक्टेड हो गया, दैट इज कॉल्ड बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। और राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल एकदम सिंपल सा चीज है जो सिर्फ राउटर की सारी इंफॉर्मेशन को रखा, जो मतलब ऐसा है कि एक राउटर सारा इंफॉर्मेशन रखा रहता है, उसको कोई मतलब नहीं कि शॉर्टेस्ट हो, लॉन्गेस्ट हो या बॉर्डर पे हो, बस वो इंफॉर्मेशन रखा रहता है, दैट इज कॉल्ड RIP। तो हालांकि ये तीनों को जब डिटेल में देखें तो इसका पूरा प्रोटोकॉल को एक एक टॉपिक एक एक क्लास के बराबर है, जो कंप्यूटर साइंस वाले लोग काफी डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन अभी सिर्फ नाम आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि और इसकी वर्किंग ये क्या काम आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका पूरा जो राउटर में, अगर मैं आप लोगों को 2 मिनट में पूरा एक्सप्लेन करूं आपको लास्ट में, तो 5 मिनट में आपको मैं पूरा रिवाइज करा देता हूं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने नेटवर्किंग डिवाइसेस टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें अभी हम लोगों ने 3 डिवाइसेस जो सबसे मेन डिवाइसेस हैं किसी भी नेटवर्क को स्टैब्लिश करने के लिए, वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने याद करिए हब देखा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और जो भी डेटा आता है उसको एक से ए से डेटा आता है तो वो सबको पहुंचा देता है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा वो है आपका स्विच का। स्विच में बस ये हब से थोड़ा इंटेलिजेंट हुआ करता था, मतलब अगर कोई डेटा आ रहा है एक नोड से तो वो बाकी नोड को सबको पहुंचाने के बजाय डेस्टिनेशन तक ही पहुंचाता था। तो इसलिए हम लोगों ने इसमें देखा कि ये पैकेट फिल्टरिंग का काम बिल्कुल अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, इसमें वर्चुअल सर्किट कैपेबिलिटी थी जो वर्चुअल सर्किट स्टैब्लिश कर देता है, और ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। इसके बाद हम लोगों ने लास्ट में राउटर देखा। राउटर का काम इतना है कि वो पैकेट्स को
अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। ठीक है, इसमें राउटर्स एक इंटेलिजेंट डिवाइस होते हैं जो अपने इंफॉर्मेशन जो भी उसके नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं उसको वो स्टोर करके रखता है। पैकेट फिल्टरिंग का काम होता है इसमें, लैन फ्रेमिंग से वैन फ्रेमिंग में कन्वर्ट होता है, और इसमें अलग अलग प्रकार हैं जो राउटिंग आरआईपी है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल और ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो ये सारे कुछ हैं। इसके बाद हम लोगों को बहुत सारे ब्रिज देखना है, गेटवे देखना है, मॉडेम देखना है, रिपीटर्स देखना है। तो ये सारे टॉपिक मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और इस लेक्चर का भी कोई अगर आप लोगों को डाउट होगा तो वो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील कर सकते हैं। ठीक है, तो ए सेक्शन वाले आप लोग यहाँ पे बैठे रहना, बी सेक्शन आप लोग मेरा जो बी वाला लिंक होगा अगर आप उससे ज्वाइन हो जाओ, या फिर मैं भेज रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, तो बी सेक्शन यहाँ से रिमूव हो सकते हैं, ए सेक्शन रुके रहना।